जी बेटा आज हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन। के लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपने देखा कि हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम नाम देते थे, और उस टेस्टिंग के अंदर जो भी हम उसका प्रोसीजर था या जिस तरीके से भी हम उसकी टेस्टिंग के जो भी स्टेप उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उन तमाम स्टेप्स को मैंने आपके साथ डिफाइन किया, जिसमें आपके पास हाइपोथेसिस थे, जिसमें आपके पास जो था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स था, आपके पास क्रिटिकल रीजन था, रिजेक्शन रीजन था, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर या फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने इसको क्या किया बेटे, डिस्कस किया। आज हम चलते हैं इसके टेस्टिंग प्रोसीजर की तरफ कि वो कहता है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन, कि आपने सिंगल पॉपुलेशन मीन जो है उसको आपने क्या करना है बेटे, टेस्ट करना। अब याद रखें कि जब भी हम सिंगल पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करते हैं तो फिर याद रखें, आप सबसे पहले मैं इसकी नोटेशंस जो हैं कि हम इसमें कुछ नोटेशंस आपकी पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन होगी और कुछ आपकी जो है वो सैंपल इंफॉर्मेशंस होंगी, और हमने सबसे पहला काम कि अपनी पॉपुलेशन और सैंपल इंफॉर्मेशन की बाइफर्केशन करनी है, और पॉपुलेशन इंफॉर्मेशंस के लिए हम पॉपुलेशन नोटेशन यूज करते हैं, और सैंपल इंफॉर्मेशन के लिए हम सैंपल नोटेशन जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, मैंने एक टेबल बनाया, हमारे पास है सिंपल, मैंने लिखा पॉपुलेशन और सैंपल। अब देखें, अगर हम साइज की बात करते हैं तो पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जबकि सैंपल साइज को हम स्मॉल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसी तरह मीन दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर पॉपुलेशन मीन होगा तो इसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, ये आपके पास म्यू है, और अगर सैंपल मीन होगा तो हम इसको एक्स बार से डिनोट करेंगे। इसी तरह थर्ड है वेरिएंस ऑब्लिक स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस होगा, अगर ये पॉपुलेशन होगा तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के लिए, और सिग्मा जो है ये आपका बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। इसी तरह अगर सैंपल है तो कैपिटल एस स्क्वायर और स्मॉल एस, इसी तरह कैपिटल एस स्क्वायर और कैपिटल एस, या आप यूज करते हैं स्मॉल एस स्क्वायर ऑब्लिक स्मॉल एस। याद रखें कि सैंपल में 2 तरह की स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम कैपिटल एस स्क्वायर की बात करेंगे तो फिर याद रखें ये हमारे पास बायस्ड होता है, और अगर हम स्मॉल एस स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हमारे पास अनबायस्ड जो है वो क्या होता है बेटा, वेरिएंस होता है। क्लियर? अब हाइपोथेसिस प्रोसीजर पे आते हैं कि अगर वो कहता है कि आपने सिंगल पॉपुलेशन मीन जो है उसको आपने क्या करना है, टेस्ट करना। अब याद रखें कि जब भी आप टेस्टिंग के अंदर जाते हैं, प्रोसीजर के अंदर जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपने इस टेस्टिंग प्रोसीजर को हम 6 पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट या सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, हाइपोथेसिस, कि आपने सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाने हैं, मफरूजात बनाने हैं। ये आपकी स्टेटमेंट के अंदर ही क्या होंगे बेटा, गिवन होंगे। आपने अपनी स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है, आपने अपनी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट करना है, और केयरफुली रीड आउट करने के बाद वहीं से ही आपको पता चलेगा कि आपका
नल हाइपोथेसिस क्या बनना है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनना है। अब इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन कैटेगरीज हैं। अब इन तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी फॉर नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखें, अगर आप सबसे पहले आते हैं, हमारी जो फर्स्ट है आपके पास हाइपोथेसिस नंबर 1, अगर वो आता है कि H1 हाइपोथेसिस में वो अगर कहता है कि H0 आपका है कि म्यू इक्वल म्यू नॉट, अगर पॉपुलेशन मीन जो है वो किसी भी म्यू नॉट कोई भी एक वैल्यू है, जैसे 40 हो सकती है, 30 हो सकती है, जैसे वो कहता है कि पॉपुलेशन मीन इज 30, इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 30, मैंने इसको जनरल लिखा कि म्यू इक्वल म्यू नॉट। अगर म्यू इक्वल म्यू नॉट है तो इसके अगेंस्ट तीन पॉसिबिलिटीज अल्टरनेट की हो सकती हैं। एक आपका क्या होगा कि म्यू इज नॉट इक्वल म्यू नॉट, एक होगा म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, और एक आपके पास होगा म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर H नॉट होगा कि म्यू ग्रेटर इक्वल म्यू नॉट, तो फिर अल्टरनेट आपके पास बनेगा म्यू लेस म्यू नॉट। तो फिर अल्टरनेट आपके पास क्या बनेगा बेटे? म्यू लेस म्यू नॉट। हो गया बेटे? अब देखें, अगर H नॉट आपका बनेगा म्यू लेस इक्वल म्यू नॉट, तो फिर आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो आपका बनेगा बेटा म्यू ग्रेटर म्यू नॉट। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये मैंने तीन पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कि अगर म्यू इक्वल होगा म्यू नॉट के, तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, नॉट इक्वल, ग्रेटर और लेस, तीनों में से कोई एक होगी। इसी तरह अगर H नॉट ग्रेटर इक्वल की फॉर्म में होगा तो आपका H1 लेस की फॉर्म में होगा। इसी तरह थर्ड, अगर H नॉट लेस इक्वल की फॉर्म में होगा तो H1 आपका ग्रेटर की फॉर्म में होगा। इसके बाद बेटा सेकंड स्टेप था हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपको मैंने कल भी बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग है आपके नल हाइपोथेसिस की, जब आपका नल हाइपोथेसिस क्या होता है? ट्रू होता है। अब देखें, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ, और अल्फा आपका क्या हो सकता है? 0.05, इसी तरह बेटा 0.01, इसी तरह 0.10, इसी तरह 0.02, इसको आप 5% भी बोलते हैं, 1% भी कह सकते हैं, 10% भी कह सकते हैं, 2% भी कह सकते हैं। और याद रखें कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगा। अगर तो स्टेटमेंट में गिवन है तो वेल एंड गुड, हम वही अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है उसको हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। और अगर ये स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तो फिर मैंने आपको बताया था कि हम स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं, और ये स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? 5%। और मैंने लिखा हुआ है नीचे, वो कहता है कि इफ अल्फा इज नॉट इन गिवन इन स्टेटमेंट देन यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 0.05 आपने क्या करना है? यूज करना। इसके बाद बेटा थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही इसके अंदर पॉइंट है समझने वाला, कि जब भी पॉपुलेशन मीन को आपने टेस्ट करना है तो याद रखें आप दो तरह के टेस्ट जो हैं वो यूज करते हैं। एक आप टी टेस्ट यूज, जेड टेस्ट यूज करते हैं, और दूसरा आप बेटे टी टेस्ट यूज करते हैं। अब याद रखें कि अब कंडीशंस क्या हैं। याद रखें कि तीन केसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू योर गिवन वैल्यूज, आपने देखना है कि इन तीनों में से आपका कौन सा केस जो है वो आपका एप्लीकेबल है।
सबसे पहले केस 1 क्या है कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नोन। अब आपने अपनी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट किया और आपने सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि आपने पॉपुलेशन और सैंपल इंफॉर्मेशन की बाइफर्केशन कर ली कि पॉपुलेशन के लिए आपने पॉपुलेशन नोटेशंस यूज की लाइक म्यू सिग्मा स्क्वायर सिग्मा, सैंपल के लिए एक्स बार कैपिटल एस स्क्वायर एस या स्मॉल एस स्क्वायर ओ या स्मॉल एस यूज किया। अब आपने वो जो इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है आप उसमें से देखें कि क्या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास गिवन है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपके पास गिवन है, नोन है, दिया गया है, तो फिर याद रखें आप Z टेस्ट यूज करते हैं। और Z टेस्ट आपका क्या होता है बेटे, याद रखें स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट। क्लियर हो गया। और इसमें जो आपका फॉर्मूला बनेगा दैट इज x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर n अंडर रूट। आपके पास ये फॉर्मूला उसने दिया हुआ है z का, x बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा ओवर n अंडर रूट। क्लियर है। अब दूसरा केस क्या है कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन। अब याद रखें आपके पास जो इंफॉर्मेशन आपने ऊपर ली है उसमें आपने देखा कि आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो गिवन नहीं है स्टेटमेंट में। इसका मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, कैपिटल एस दिया हुआ है या स्मॉल एस दिया हुआ है। अब आपने देखना है क्या स्मॉल एन को, सैंपल साइज को देखना है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा और आपका एन जो है वो ग्रेटर इक्वल 30 होगा कि वो 30 या 30 से क्या हो गया, बड़ा हो गया 30 है या 30 से क्या है बेटे, ग्रेटर है, तो फिर भी आप Z टेस्ट अप्लाई करेंगे। और Z टेस्ट का जो फॉर्मूला होगा x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s ओवर n अंडर रूट। क्या होगा बेटा, x बार डिवाइडेड x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल S ओवर n। जी बेटे, अब हम चलते हैं केस 3 के अंदर। वो कहता है कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन। क्या आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो अननोन है। इसका मतलब सिग्मा नहीं दिया हुआ, सिग्मा की जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई। लेकिन वो कहता है बट n इज लेस देन 30। और आपका n जो है वो 30 से क्या है, लेस है। आपका n 30 से छोटा है, तो फिर आप टी टेस्ट यूज करेंगे। इसको आप टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, या इसके लिए हम इसका नेम यूज करते हैं द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यूज करते हैं, द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल s ओवर n अंडर रूट। क्लियर हो गया बेटे। ये आपका चौथा थर्ड केस होगा कि आप टी टेस्ट यूज करेंगे जब सिग्मा अननोन होगा, n लेस देन 30 हो। एक दफा मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नोन है तो आपने Z टेस्ट अप्लाई करना। लेकिन अगर सिग्मा अननोन है, आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया, अगर तो फिर आपने स्मॉल n को देखना है। अगर आपका स्मॉल n 30 या 30 से ग्रेटर होगा तो फिर आप Z टेस्ट यूज करेंगे। और अगर ये 30 से लेस होगा तो फिर बेटे आप टी टेस्ट जो है वो क्या करोगे, यूज करो। अब देखें, अब चौथे स्टेप में आते हैं कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशन क्या है, वो कहता है ऑल न्यूमेरिकल वर्क इज डन
in this step to find out the calculated value of z or t given in step 3. अब स्टेप 3 के अंदर हमने फॉर्मूला डिफाइन किया, आपने z का फॉर्मूला भी डिफाइन किया, आपने t का फॉर्मूला भी डिफाइन किया। अब वो कहता है कि इस फॉर्मूले की अब हमने वैल्यू जो है, इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। और इस वैल्यू को हम नाम देते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू का, कि हमने वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब जाहिर बात है उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल वर्क जो है वो क्या न्यूमेरिकल वर्क जो है वो करना पड़ेगा। अब वो कहता है कि वो जो न्यूमेरिकल वर्क है वो सारे का सारा न्यूमेरिकल वर्क आपने चौथे स्टेप के अंदर करना है, जिसको आप नाम देते हैं बेटा कैलकुलेशन। आप क्या नाम देते हैं बेटा इसको, कैलकुलेशन। क्लियर हो गया? तो इस स्टेप के अंदर आपने जितना भी न्यूमेरिकल वर्क है वो आप सारे का सारा न्यूमेरिकल वर्क आप इस स्टेप के अंदर क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करें। अब चलते हैं बेटे 5वें स्टेप पे, इंपॉर्टेंट है ये भी, और यही बनाना हमने क्रिटिकल रीजन जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। अब क्रिटिकल रीजन मैंने आपको बताया था कि ये वो रीजन होता है जहां पर आपने अपने H0 को क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है। और इसकी मैंने कल इसको आपको डिफाइन भी किया था और फिगर्स बना के भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है और एक हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है। अब क्रिटिकल रीजन क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन H1। याद रखें ये हमेशा किस पे बेस करता है, H1 के ऊपर बेस करता है। अब याद रखें, अब H1 की 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले क्रिटिकल रीजन इज बेस्ड ऑन H1, हमने H1 को देखना है। H1 की बेस के ऊपर हमने अपना क्रिटिकल रीजन जो है वो हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। अब याद रखें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आप क्रिटिकल रीजन बनाते हैं तो आपके टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक 2 टेल होता है, एक 1 टेल होता है। अब 2 टेल क्या है कि अगर आपका साइन H1 का साइन नॉट इक्वल है तो वी कैन से इट इज अ 2 टेल टेस्ट। और अगर H1 का साइन ग्रेटर या लेस है तो हम इसको क्या कहते हैं, इट इज अ 1 टेल टेस्ट। अब देखें ये आपका साइन नॉट इक्वल है तो मैंने 2 टेल टेस्ट का, ये देखें ग्रेटर का साइन है या आपके पास लेस का साइन है तो मैंने इसको लिए क्या टर्म यूज की, 1 टेल टेस्ट। अब देखें अगर 2 टेल टेस्ट है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखें, ये मैं आ रहा हूं, वो कहता है कि फिर z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल z अल्फा बाई 2। फिर याद रखें आपका जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल z अल्फा बाई 2। इसी तरह t मॉडुलस ग्रेटर इक्वल t अल्फा बाई 2 इंटू न्यू। ये मैंने एक नोटेशन अगर आप देखें, ये जो नोटेशन यूज हो रही है इसको आप न्यू कहते हैं। अब न्यू क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये देखें मैंने नीचे न्यू को डिफाइन भी किया हुआ है। न्यू आपका किसके इक्वल होगा, n-1 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया बेटे? अब देखें, अब इसमें एक टर्म मैंने मॉडुलस यूज की। यूजुअली तो मैंने मॉडुलस आपको बताया हुआ है कि ऑल पॉजिटिव को आप पॉजिटिव कर लेते हैं, ऑल वैल्यूज को आप क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, टेक ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। लेकिन यहां पर याद रखें कि मॉडुलस का मतलब है कि आपके पास दो वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, कि जो भी ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू विद नेगेटिव साइन भी है और विद पॉजिटिव साइन भी। तो यहां पर इस मॉडुलस का मतलब, इन वर्टिकल लाइंस का मतलब कि ये जो z की वैल्यू या t की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी बेटा, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये वैल्यू आपकी जो है वो प्लस साइन के साथ भी होगी और माइनस साइन के साथ। तो प्लस माइनस साइन लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी
टू टेल होता है, तो आपका क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पे भी होता है और राइट साइड पे भी होता है। इसी तरह अगर H1 ग्रेटर की फॉर्म में है, जैसे मैंने लिखा कि ये देखें म्यू ग्रेटर म्यू नॉट, तो फिर Z ग्रेटर Z अल्फा, T ग्रेटर T अल्फा। क्लियर? इसी तरह अगर लेस की फॉर्म में है, जैसे ये थर्ड में देखें, तो Z लेस, और याद रखें जब भी लेस का साइन होगा तो Z अल्फा के साथ माइनस साइन लगाना है, तो Z लेस माइनस Z अल्फा, T लेस माइनस T अल्फा इंटू न्यू, T लेस माइनस T अल्फा इंटू न्यू। क्लियर हो गया बेटे? तो ये आपका यहां पर क्या बनेगा बेटे, क्रिटिकल रीजन पर। अब अकॉर्डिंग टू योर H1, जो भी आपका H1 बना होगा, अब उस H1 के अकॉर्डिंग आपने अपना क्रिटिकल रीजन जो है उसको आपने क्या कर लेना है बेटा, फाइंड आउट कर लेना है, या उसको आपने क्या कर लेना है, डेवलप कर लेना है। इसके बाद लास्ट स्टेप है इसके अंदर, छठा स्टेप, रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या कहता है, वो कहता है कि इफ calculated value of Z or T falls in critical region, so we reject H naught, otherwise accept H naught। याद हो, अब आपने एक क्रिटिकल रीजन बना लिया, फिगर्स, आप फिगर ड्रॉ कर ली, लास्ट लेक्चर में मैंने फिगर्स ड्रॉ करके भी बताई थी, उसमें आपने क्रिटिकल रीजन भी डिफाइन कर लिया, एक्सेप्टेंस रीजन भी डिफाइन कर लिया। अब वो कहता है कि अगर Z या T की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है चौथे स्टेप के अंदर, जो आपने कैलकुलेट किसमें की है बेटे, चौथे स्टेप के अंदर आपने क्या की है, कैलकुलेट की है। ये देखिए, ये चौथा स्टेप आपका कैलकुलेशंस का। अब इस चौथे स्टेप में जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर वो वैल्यू क्रिटिकल, वो वैल्यू आपकी फॉल करेगी क्रिटिकल रीजन में, तो हम H नॉट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हम H नॉट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अदरवाइज हम H नॉट को क्या कर लेंगे बेटा, एक्सेप्ट कर। अदरवाइज हम H नॉट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर। क्लियर हो गया? तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z और T फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, वी रिजेक्ट H नॉट। अदरवाइज का मतलब अगर यही वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर जाएगी, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस H नॉट को हम क्या कर लेंगे बेटे, एक्सेप्ट कर, हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर। क्लियर हो गया यहां तक जी? अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो वैल्यूज हैं Z और T की। जी बेटे, अब देखें आपके पास यहां पे Z और T की कुछ वैल्यूज आई। अब वो कहता है क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ Z। अब ये 5 वैल्यूज हैं, इसको आप याद रख लें, वैसे इसका टेबल भी है, लेकिन मोस्टली इसके अंदर यही 5 वैल्यूज जो हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, यूज होती हैं। सबसे पहले Z 0.10, 1.28 वैल्यू है इसकी। Z 0.05, 1.645 है। Z 0.025, 1.96 है। Z 0.01, 2.33 है वैल्यू इसकी। और Z 0.005, इसकी वैल्यू है 2.58। ये 5 वैल्यूज है। इन 5 वैल्यूज को आपने बेटे याद रखना, इन 5 वैल्यूज को आपने याद रखना है, ठीक है? और मोस्टली मैंने बताया कि यही 5 वैल्यूज आपकी क्रिटिकल रीजन के अंदर क्या होती हैं, यूज होती हैं, अकॉर्डिंग टू योर अल्फा, अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्लियर है? अब देखें, फिर उसने लिखा फॉर टी वैल्यूज we use a table which is given at page 531 of the book। आपकी जो बुक है उसका पेज 531 है, ठीक है?
और इन नेक्स्ट स्लाइड, या इसको हम नेक्स्ट स्लाइड जो कल का लेक्चर है उसके अंदर मैं इसको इस टेबल को स्लाइड की फॉर्म में भी आपके पास यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है। तो आपका अगर आपने टी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल वैल्यू को, तो उसके लिए फिर हम एक टेबल जो है उस टेबल को हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। फिर हम उस टेबल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर है कि हमने अगर सिंगल पॉपुलेशन मीन को क्या करना है, टेस्ट करना।